हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनुपात समानुपात में आज आपका दूसरा टाइप होगा। दूसरा टाइप है पूर्णांक को अनुपात में विभाजित करना। तो पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इंटीजर क्या होता है, इसको नंबर सिस्टम में हमने बाकायदा बताया है। फिर भी एक नज़र यहाँ देख लीजिए कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनको भिन्न में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम ये कहें कि 20, 25, 30 ये पूर्णांक हैं, लेकिन यहीं पर 20 सही 1/2 या 25 सही 1/4 ये पूर्णांक नहीं है, है ना। ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक को अनुपात में विभाजित करना है, यानी ऐसी संख्याएं जो भिन्न में नहीं रहेंगी उनको हमें अगर अनुपात में विभाजित करना है तो पहली बात तो दोस्तों ये जान लीजिए कि इसकी आवश्यकता कहाँ और कब पड़ती है। जैसे क्लास में लड़कों की संख्या कभी 20.5 नहीं हो सकती या 25.25 नहीं हो सकती। लड़कों की संख्या क्लास में अगर कही जाएगी तो वो या तो 20 होगी या 25 होगी या 30 होगी। वैसे ही किसी कंपनी में कामगारों की संख्या कभी इस हिसाब से नहीं होगी कि मतलब 20.5 हो या 25 हो, है ना। जब भी कंपनी में या विद्यालय में लड़कों की संख्या या कामगारों की संख्या होगी तो वो इसी रूप में रहेगी, 20 संख्या रहेगी या 25 या 30 रहेगी। तो ये संख्याएं हैं जो कि आपका पूर्णांक है। और जब कोई पूर्णांक होता है और उस पूर्णांक को अनुपात में विभाजित करना होता है तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी घुमा फिरा करके न्यूनतम पूर्णांक पूछा जाता है। अनुपात दे देगा और पूर्णांक पूछेगा तो न्यूनतम पूर्णांक पूछता है या संभावित पूर्णांक पूछता है। संभावित पूर्णांक पूछता है। तो इन दो क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्हीं दोनों को हमारा बताने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर नोट करके एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि ऐसे तत्व जिनको पूर्णांक में प्रदर्शित किया जाता है, नोट करके लिख लीजिएगा। आपको ये न्यूनतम पूर्णांक और संभावित पूर्णांक दोनों का उत्तर इसमें मिल जाएगा कि ऐसे तत्व जिनको पूर्णांक में प्रदर्शित किया जाता है, अगर उन्हें अनुपात में विभाजित किया जाए तो अनुपात का योगफल न्यूनतम पूर्णांक होगा और अनुपात के योगफल का गुणज संभावित पूर्णांक होता है। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि ऐसे तत्व जिनको केवल पूर्णांक में ही प्रदर्शित किया जाता है उनको अनुपात में विभाजित करने पर तत्वों का न्यूनतम योग अनुपातिक योग के बराबर और संभावित संख्या या संभावित योग उनके गुणज होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे कह दिया जाए एक कंपनी में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात 11:9 है। तो कंपनी में कामगारों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कामगारों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी?
अब देखिए दोस्तों, कंपनी में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात ये दिया है। कंपनी में कामगारों की संख्या, कामगारों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, और हमने बताया कि जब पूर्णांक को अनुपात में विभाजित किया जाए तो अनुपातों का योगफल ही न्यूनतम संख्या होती है। अनुपात का योगफल, जो अनुपात यहाँ दिया गया है, इनको हम जोड़ लेंगे तो 11 और 9 को जोड़ लिया तो हो गया कितना, 20। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। अभी नोट करके जो मैंने लिखवाया था उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर यहीं पर कह दिया जाए एक कंपनी में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात 11 अनुपात, यहीं पर हम अनुपात को पलट लें, बदल देते हैं, 3:5 है, तो कंपनी में कामगारों की संभावित संख्या, है ना, संभावित संख्या। अगर संभावित संख्या पूछ ले तो जब न्यूनतम संख्या पूछा तो अनुपातों का योग कर दिए थे हम, है ना। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन अनुपात हमने चेंज कर दिया है। अगर न्यूनतम संख्या यहाँ पर पूछे तो 5, 3, 8 होगा। अगर इस वाले अनुपात को लेकर देखें तो कितना होगा, 5, 3, 8। पहले हमने अनुपात यहाँ पर 11:9 रखा था, तब आया था हमारा 20। लेकिन अब संभावित संख्या पूछे तो संभावित संख्या क्या होगी, इसी अनुपात के गुणज में कोई भी संख्या होगी। तो ये जो अनुपात है, अनुपात का योग कितना होगा, अनुपात का योग होगा 8। 8 के गुणज में ये संख्या हो सकती है, यानी वो संभावित संख्या 8 हो सकती है, 16 हो सकती है ना, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 24 हो सकती है, 32 हो सकती है। यानी इस तरह से इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपके पास तो 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से इसमें से ही कोई दिया रहेगा, तो आप निश्चित रूप से उसको लगा ले जाओगे। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। ये कह दिया जाए एक कंपनी में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:9 है, तो कंपनी में कामगारों की संभावित संख्या क्या होगी। अब ऑप्शन में आपको क्या दे देता है, ऑप्शन में आपको दे देता है, दे देगा ऐसे 15 दे दिया, 30 दे दिया, 41 दे दिया, और फिर दे देता है 56। अब कंपनी में संभावित कामगारों की संभावित संख्या कहा है, तो अनुपात के योग का गुणज जो होगा वही इसमें से संभावित संख्या बन सकता है। तो 5 और 9 जोड़ लिया 14। 14 का टेबल पढ़ने पर 15 तो आएगा नहीं, 14 का टेबल पढ़ने पर 30 क्या आएगा, नहीं आएगा, है ना। 14 3 42 होगा, 41 नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। यानी 14 का पहाड़ा पढ़े तो ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और ये 14 चौके 56 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि संभावित संख्या पूछा है तो अनुपात के योग का जो भी गुणज रहेगा वही तुम्हारा संभावित संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर संभावित संख्या आपका 42 भी हो सकता है, लेकिन 42 ऑप्शन में था नहीं ना, है ना। तो संभावित संख्या कई होगी, क्योंकि ये तो संभावित संख्या है तो कई ठू होंगी, लेकिन उनमें से कोई एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के संभावित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, और न्यूनतम भी पूछा जाता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपका ऑप्शन चेंज कर दूं, न्यूनतम संख्या पूछे तो क्या होगा। ऑप्शन मैं दे देता हूं, है ना। ऑप्शन दे दिया मैंने, 4 दे दिया, और यहाँ पर 16 दे दिया, है ना, 28 दे दिया, और 14। यहाँ पर न्यूनतम संख्या बना दें। न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या कहेगा
तो अनुपात के योग के बराबर ही न्यूनतम संख्या होगी। 9 और 5 जोड़ लिया 14 हमारा उत्तर होगा। ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो इस तरह से न्यूनतम संख्या पूछे तो अनुपात के योग के बराबर, संभावित संख्या पूछे तो अनुपात के योग का जो गुणज होगा वही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा टाइप क्या है, तीसरे टाइप को भी देख लेते हैं इसी वक्त। हमारा जो तीसरा टाइप होगा वो होगा संख्या को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। संख्या को दिए अनुपात में विभाजित करना। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है। मान लिया हमारे पास संख्या है एक z। माना संख्या z है ना, माना संख्या z है तो उसको P अनुपाते Q अनुपाते R में विभाजित करने पर अब पहली संख्या, यहाँ पर हमको पहली संख्या प्राप्त करनी हो तो जो टोटल संख्या है उसमें से पहला वाला हिस्सा P है। तो देखिए, अब पहली संख्या हमको पूछ रहा है तो टोटल संख्या Z है। अब टोटल संख्या को हम कितने भागों में, देखिए अनुपात का मतलब भाग होता है यानी हिस्सा होता है। टोटल संख्या Z है उसको P धन Q धन R में विभाजित करेंगे, यानी बटे में P धन Q धन R रहेगा। और यहाँ पर गुणे में पहली संख्या कहा है तो पहले वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। यहीं पर दूसरी संख्या पूछे तो Z के बटे में यही P धन Q धन R रहेगा, लेकिन दूसरी संख्या कहा है तो यहाँ पर दूसरा वाला अनुपात Q है, Q से गुणा करेंगे। अगर हमसे यहीं पर तीसरी संख्या पूछे तो वही चीज़ होगी Z बटे P धन Q धन R गुणे तीसरी संख्या का है तो तीसरे वाले अनुपात से यानी R से यहाँ पर गुणा कर देंगे। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। इसी आधार पर संख्या को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें भी। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका P Q और R के बीच P Q एवं R के बीच 390 रुपया 390 को 2:3:5 के अनुपात में विभाजित करने पर, देखिए अब विभाजित कर दिया जाए तो P का हिस्सा अगर हमसे पूछा जाए तो P का हिस्सा कितना आएगा। टोटल रुपए को देखिए, हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो अनुपात होता है ये क्या होता है, भाग होता है ना। यानी 390 रुपए को हम कितने भाग में बांटेंगे, ये 2, ये 3 5 और ये 5 10, 390 रुपए को 10 भागों में बांटेंगे, यानी 10 हिस्सा लगाएंगे। उस 10 हिस्से में से 2 हिस्सा P लेगा, 3 हिस्सा Q लेगा और
5 हिस्सा आर लेगा तो कुल मिला करके 10 हिस्सा हो गया ना। ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 5 हिस्सा, यानी 10 हिस्सा बंट जाएगा पी क्यू आर में। तो यहाँ पर पी का हिस्सा है तो 390 के बटे में क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर का अनुपात 2:3:5 है तो 2-3-5 यानी मिलाकर 10 हुआ। और गुणे पी का हिस्सा का है तो पी के अनुपात पी के लिए आपका 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। ये यहाँ से इसको डिवाइड करेगा और 2 से 39 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जब हम 2 से 39 में गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 78, है ना। 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, 2 9 18 के 8 हासिल 1 हुआ और 2 3 6 हासिल 1 7 हुआ तो 78 हो गया। अब यहीं पर हमसे Q का हिस्सा पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए Q और R में अंतर क्या है। Q या फिर ऐसे R को Q से कितना ज़्यादा मिला, है ना। R को Q से कितना ज़्यादा मिला, R को Q से कितना ज़्यादा मिला। अगर ये हमको बताना हो कि R को, यानी R लास्ट में है तो ये 5 R के लिए है और 3 हिस्सा किसके लिए है, Q के लिए है। तो देखिए R को Q से कितना ज़्यादा मिला। तो पहली बात तो ये टोटल धन जो है 390 है, इसको रख लेंगे, बटे में क्या कर देंगे, सबका योग, है ना। P Q R सबको जोड़ करके कुल कितना हिस्सा लगाना पड़ेगा, 10 हिस्सा लगाना पड़ेगा। उसमें से R Q से कितना हिस्सा ज़्यादा लेगा, यानी R Q से कितना हिस्सा ज़्यादा है वो देख लीजिए। R है ये 5 हिस्सा और Q है 3 हिस्सा, तो ये R कितना हिस्सा ज़्यादा है, 2 हिस्सा ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि R का हिस्सा 2 हिस्सा ज़्यादा है, यहाँ पर ये 3 हिस्सा लेगा, ये 5 हिस्सा लेगा तो ये 2 हिस्सा ज़्यादा ले रहा है तो 2 हिस्से की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना। अब 2 हिस्से की वैल्यू निकाल लीजिए, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने 39 में 2 से गुणा किया था तो 78 मिला था, यहाँ भी क्या मिलेगा, 78 ही मिलेगा, है ना। या फिर यहीं पर हमसे ये पूछ ले कि Q का हिस्सा बताओ, Q का हिस्सा बताइए। तो किसी भी तरह से ये घुमा कर पूछे तो Q का अगर हमको हिस्सा बताना होगा तो 390 में 10 से भाग देंगे। Q का हिस्सा के लिए 3 है, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और 39 का 3 से गुणा हो जाएगा तो गुणा कर लीजिए। 3 9 27 और 3 त्रिका 9 2 11, 117 रुपये। 117 रुपया किसको मिलेगा, Q को हिस्से के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाया जाता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा टाइप क्या है, तीसरा है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से है। अगर हम ये कहें किसी धनराशि को A, B एवं C के बीच 3:5:8 किसी धनराशि को A, B एवं C के बीच 3:5:8 के अनुपात में बांटा जाए, और C को 256 रुपये मिले तो B को A से कितना अधिक मिला, ये कहा जाए।
अब देखिए यहाँ पर है क्या ना कि सी को 256 रुपये मिले, तो सी का हिस्सा कितना है भैया, 8 हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी को जो मिला है वो 8 के कारण मिला है, यानी 8 हिस्सा मिला है तब 256 हुआ है ना। 5 हिस्सा मिला होता तो और कम मिला होता, 3 हिस्सा मिला होता तो और कम मिला होता। तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 8 भाग या 8 हिस्सा बराबर 256। देखिए सी का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर पहले सी का हिस्सा आप जान लीजिए, सी का हिस्सा बराबर यानी सी का हिस्सा 8 है ना, और 8 भाग है या सी का भाग बराबर 8 भाग है ना, और इस 8 भाग की वजह से 256 रुपया मिला है। तो अब देखिए एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 8 है कन्नम 8, और ये 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, एक बच गया 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो एक भाग की वैल्यू हो रही है, एक भाग की वैल्यू हो रही है 32 रुपये। अब एक भाग की वैल्यू 32 रुपये हो रही है, तो बी को ए से कितना भाग अधिक मिला है, तो बी को 5 मिला है, ए को 3 मिला है, तो इसको 2 भाग ज़्यादा मिला है। तो एक भाग की वैल्यू 32 हो रही है, तो 2 भाग की वैल्यू या 2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, एक हिस्सा बराबर 32, तो 2 हिस्सा बराबर 32 दूना 64 रुपया आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें अगर इसमें आपसे ये कह दिया जाए ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा बताइए, तो यहाँ पर एक हिस्से की वैल्यू 32 आई थी, 3 हिस्से की वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अगर 5 हिस्से की वैल्यू पूछे तो वो भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक क्या होगा कि टाइप आपका 3 हो गया है, कल चौथा और 5वां टाइप लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।